एवरीवन, आज हम जा रहे हैं टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जितनी भी जीएसटी में। और इसके बाद आई गेस तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। कल से 5th स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी डेफिनेशंस दिए ना सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ डेफिनेशंस बस ऐसे रीड कर लेंगे। बट जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर द CGST एक्ट 2017। जीएसटी इज अ टैक्स, यार यहाँ पे divide on supply of goods and services. The center and the state has been concurrent power to levy the GST, which has been confirmed by the Article 246 capital A of the Constitution of India. Next, क्या section number 1 of CGST Act 2017 and the SGST Act 2017 contain the short title, extent and commencement of the Central GST Act and the State or UT GST Act, respectively. Section 2 of the CGST Act contain the definition of various terms used in the Act which have been also adopted in the various SGST Act. तुम्हारा सेक्शन नंबर 2 है CGST एक्ट का, वो तुम्हें वेरियस डेफिनेशंस देता है। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की गुड की डेफिनेशन याद है, उसका सेक्शन क्या था? 200 सॉरी सब आर्ट सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 52, सर्विस का 2 और सेक्शन नंबर 2 एंड सब सेक्शन 102। तो वैसे जितने भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तुम सब तुम्हारी किस में आती है? सेक्शन नंबर 2 में। एंड उसके बाद के सारे उसके सब सेक्शन। तो भी पहली कौन सी डेफिनेशन हमारी दी है? एजेंट की। मैं ना जिसके सामने से स्टार मार्क कर दूंगी वो समझ जाना इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे स्टार मार्क नहीं है तो मार्क करूंगी उसे समझ जाना कि इंपॉर्टेंट है, तो उससे देख लेना ध्यान से। एंड बाकी सब ऐसे नॉर्मल एक बार रीड आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट ये सब नहीं पूछेगा। एजेंट तुम्हारा किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 5। एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट एंड अरेंट ठीक है, ये हटा दो उसको। एंड auctioneer or any other mercantile agent by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on the behalf of another. एजेंट कौन होता है? LIC में देखा, LIC के एजेंट्स आते हैं हमारे यहाँ इंश्योरेंस करवाने या मतलब हमसे इंश्योरेंस करवाने अपने पास, तो वही होते हैं एजेंट्स जो किसी और के बिहाफ में बिजनेस कैरी आउट करते हैं, ठीक है। Agriculturist, section number 2 subsection number 7. Agriculturist means an individual or Hindu undivided family who undertakes the cultivation of the land by own labor or by the labor of a family, by the servant or wage payable in a cash or in a kind, or by hired labor under the personal supervision or the personal supervision of any member of the family. तो जो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चरिस्ट कौन होंगे? कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, याद आ रहा है बिजनेस में जो पुराने फैमिली मेंबर्स जहाँ पे साथ रहते हैं, बिजनेस साथ में कैरी आउट करते हैं, वो या फिर एक इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर लैंड पे कल्टीवेशन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या तो खुद से या किसी को हायर करते हैं या तो उसके फैमिली मेंबर्स के थ्रू, उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। कितनी बार वो होता है लाइक खुद भी नहीं करते या फैमिली मेंबर्स नहीं करते तो किसी और से करवाते हैं उनसे पैसे देके, या फिर उसे शायद वो भी कहते हैं, आई डोंट, मेरे को याद नहीं आ रहा। बट उसमें क्या होता है कि आप वो लोग हम लैंड देते हैं और थोड़े पैसे देते हैं सीड्स वगैरह के, बट जब और जो इंसान उस पर मतलब लाइक ये करेगा फार्मिंग, वो भी थोड़े अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करता है, बट जब उस पर क्रॉप्स उगती है तो वो दोनों हाफ हाफ कर लेते हैं। मुझे एग्जैक्ट वो हिंदी टर्म याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं। सेकेंड क्या दिया इसका? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट ओनरशिप इन अ लैंड इज नॉट नेसेसरी। लैंड माइट हैव बीन अक्वायर्ड ऑन लीज और बाय टाइड। ओनरशिप जरूरी नहीं होता, मतलब मैंने बताया ना भी वाला एग्जाम्पल, कुछ लोग किसी और के लैंड पे जाके भी खेती करते हैं, बट उनको उसके बदले में क्या मिलता है? जो वो क्रॉप होती है उसके हाफ हाफ करवा लेते हैं या फिर वो क्रॉप कंप्लीटली रख लेते हैं, ऐसा कुछ रहता है उनका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है।
कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट. इंपॉर्टेंट क्या है इस एग्रीकल्चरिस्ट के लिए? कल्टिवेशन ऑफ लैंड. Cultivation of land would not comprise of following activities, even though these are commonly considered as agriculture, such as a sericulture, dairy farming, poultry farming, stock breeding, and mere cutting of woods or grass, gathering of fruits, etc. इन चीजों को हम कल्टीवेशन ऑफ लैंड में नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है. बट कल्टीवेशन ऑफ लैंड में जैसे जब राइस और ये सब व्हीट वगैरह का वो होता है उसे हम इंक्लूड करेंगे, बट इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते. कल्टीवेशन मस्ट बी अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल और HUF. Thus, a corporate and cooperative farming are not covered within the definition of agriculturist. कल्टीवेशन जो भी होगा इस सेक्शन के थ्रू वो इंडिविजुअल या फिर HUF के थ्रू रन होना चाहिए, ना कि किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी या फिर किसी भी कॉर्पोरेट मतलब लाइक जैसे तुम्हारा आशीर्वाद कंपनी हो गई आटे वाली, अगर वो कर रहे हैं तो उसे हम कल्टीवेशन में नहीं इंक्लूड कर. An agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land is not liable for taking registration. एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं होता है, ठीक है. तीसरी डेफिनेशन किसकी है हमारी? एड्रेस ऑन रिकॉर्ड. सेक्शन नंबर क्या है हमारा? 2 सबसेक्शन 3. एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मींस द एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट एज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर. जो रिसीवर है उसके पास सप्लायर का जो एड्रेस रिकॉर्डेड होगा वो इसमें बताया गया. ये सब बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है. इंपॉर्टेंट तुम्हारा जैसे ये टर्नओवर हो गया या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ITC, इन सब की चीजें. एड्रेस ऑफ डिलीवरी सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2. एड्रेस ऑफ डिलीवरी मींस द एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ indicated on the tax invoice issued by the registered person for delivery of such goods or services. हमारा इनवॉइस इशू होता है उस टाइम पे तुम अपना एड्रेस देते हो जब तुम कोई चीज खरीदने जाते हो, तो वो वाला एड्रेस इसमें है. और ऊपर वाले में कौन सा था? तो तुम्हारा सप्लायर के रिकॉर्ड में रहेगा. एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड एंड एड्रेस ऑन द ऑफ डिलीवरी. तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर किस में डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 6. Aggregate turnover means the aggregate value of all the taxable supplies on forward charge basis. ये चीज हमेशा मेंशन करना, जहां पे भी ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज लिखोगे वो फॉरवर्ड वाली लेनी है उसमें या सिर्फ फॉरवर्ड लेनी है या रिवर्स लेनी है, ठीक है. फॉरवर्ड वाली कौन सी सप्लाईज होती है, मतलब सॉरी फॉरवर्ड चार्ज कौन सा होता है हमारा? जिसमें सप्लायर पेमेंट करता है. एंड रिवर्स कौन सा होता है? जिसमें रिसीवर पेमेंट करता है, GST. All the exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies. Interstate कौन सी होती है? जिसमें location of the supplier and the place of supply क्या होगी? Different होंगी. Of person having the same permanent account number PAN to be computed in all India basis but excludes value of inward supplies. Inward supply कौन सी हुई? जो तुम परचेज करके ला रहे हो, on which tax is payable by the person on reverse charge basis, and central tax, state tax and union territory tax and integrated tax and cess. इन चीजों को हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है. दूसरा क्या है हमारा डेफिनेशन? बिजनेस वर्टिकल. सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 18. Business vertical means distinguishable component of enterprise which is engaged in the supply of individual goods and services or a group of related goods or services which is subject to the risk and return that are different from those of the other business verticals. इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे एक बार रीड कर दिया मैंने, ठीक है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंपॉर्टेंट है.
इसमें मैंने आईएमपी भी मेंशन कर दिया, ठीक है। इसे ध्यान से देखना क्योंकि 2 मार्क्स वाले में भी पूछ सकता है एंड 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि अगर रजिस्ट्रेशन किसका कंपल्सरी होता है तो उसमें लाइक 2-3 ऐसे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, ठीक है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तुम्हारे कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 20, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन अ पर्सन who occasionally undertakes transaction involving the supply of goods or services or both in the course or the furtherance of the business, whether a principal agent or in any other capacity in state or union territory, whether he has not fixed place of business. तो तुम्हारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है ना, उसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती, ना उसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट होगी जिसकी वजह से उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, मतलब लाइक तो अगर लिमिट क्रॉस करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन मस्ट होगा। इससे रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा इसके टर्नओवर के। इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं होगा, या ओकेजनली काम करता है। मैंने लाइक पिछले वाली क्लास में शायद बताया था कि अभी जैसे दिवाली चल रही, ठीक है, तो मतलब दिवाली तो चली गई, दिवाली के टाइम पे बहुत सी जगहों पे दिल्ली वगैरह में, दिल्ली हाट वगैरह में एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, ठीक है। एंड मैं बनारस में, मेरा कोई अपना खुद का बिजनेस है वुड एंड क्राफ्ट का, ठीक। मैं गई दिल्ली के दिल्ली में दिवाली के ओकेजन पे, वहां पे एग्जीबिशन में मैंने क्या किया, अपने गुड्स को एग्जीबिशन में लेके गई, वहां पे मैंने सेल की उनकी, ठीक है। तो मैं क्या हो गई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये मेरा डेली बेसिस का बिजनेस नहीं है, बट ओकेजनली मैं ये काम करती हूँ। दिवाली थी, मेरे को एग्जीबिशन दिखा, मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, मैं गई वहां पे अपने गुड्स को सेल करने लगी। आई गेस समझ में आया होगा, ये मैंने बहुत बार बताया है कैजुअल टैक्स क्लासेस में। नो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड ये जो तुम्हारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है वो कौन से सेक्शन में था? सेक्शन नंबर 24। Thus, even if a small transaction of supply in the state other than the state where that person has been already registered would make him liable for the registration. Okay? फिर अब देखते हैं हमारी क्या थी, कॉम्पोजिट सप्लाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा एक इसमें दिया है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 30। Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, or any consisting combination there, which are naturally bundled and supplied in a conjunction with each other in the ordinary course of business. कॉम्पोजिट सप्लाई हमारी वो होती है, कोई भी टैक्सेबल पर्सन किसी भी ऐसी चीजों की सप्लाई कर रहा है जो नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड का तुम क्या मतलब समझोगे? जैसे लाइक टीवी और रिमोट, तुम रिमोट अलग से खरीदने नहीं जाते, मतलब जनरल केसेस में अगर तुमने तोड़ ना दिया उसको तब तक, पर टीवी और रिमोट लेते हैं हम साथ में, तो क्या हुआ, नेचुरली बंडल्ड है। टीवी, रिमोट, एसी, वारंटी, एसी के साथ वारंटी मिलती है, एसी का भी रिमोट मिलता है हमें, ठीक है। तो क्या हो गया, नेचुरली बंडल्ड होता है, ठीक है। एंड उस केस और दोनों टैक्सेबल सप्लाईज होना मस्ट होता है। एक ऐसे ही सेम जैसे हमारे ये कॉम्पोजिट सप्लाई होता है, ऐसी हमारी होती है मिक्स सप्लाई, उसमें भी सेम चीजें होती है, ऑलमोस्ट सब कुछ देखने में तुम्हें सेम लगेगा, बट डिफरेंस कहाँ उसमें आता है, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होती। दूसरा, टू और मोर टैक्स, यहाँ पे क्या है, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, वहां पे टैक्सेबल सप्लाई होना मस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई हमारी क्या होती है, जो चीजें नेचुरली बंडल्ड हो और दोनों ही टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, जो भी चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी उस कॉम्बिनेशन में या उस पर्टिकुलर हैम्पर में, वो क्या होंगी, टैक्सेबल होनी चाहिए और नेचुरली बंडल्ड भी। वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। हमने टीवी के साथ टीवी खरीदा और साथ में हमें क्या मिला, रिमोट। तो इसमें से प्रिंसिपल या मेन चीज तुमने क्या खरीदी, टीवी, तो वो हमारी हो गई प्रिंसिपल सप्लाई। इस केस में जब जीएसटी लगता है ना, तो किस पे लगता है, प्रिंसिपल सप्लाई पे, ताकि तुम रिमोट पे टैक्स नहीं पे करते। तुमने टीवी खरीदा है, तुम्हें उसके साथ जो रिमोट है वो कंपोजिट सप्लाई के अंडर में आ जाता है, तो तुम पे करते हो किस पे, जीएसटी, टीवी पे, ना कि रिमोट पे। आई थिंक इतना समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। डीम्ड एक्सपोर्ट, सेक्शन नंबर 2
Subsection number 39. Deemed export means such supply of goods as notified. Goods which supply do not leave India and payment for such supply is received either in Indian rupee or in a convertible foreign exchange if such goods are manufactured in India. तो तुम्हारी डीम्ड सप्लाई होती है, यानी मान लेंगे हमने डीम्ड एक्सपोर्ट होगा, वो क्या होगा, मान लेंगे हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, गुड्स हमारे विद इन द टेरिटरी है, ठीक है, बट जो उसकी पेमेंट है वो हमें इंडियन रुपीज में मिली होगी या फिर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। मान लो हमें उसका पैसा डॉलर में मिला है, हम उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं इंडियन रुपी में, तो वो हमारे किस चीज में आ जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट वाले डेफिनेशन में कवर हो जाएगी वो चीज। और हाँ, और जो भी गुड्स है वो मैन्युफैक्चर होना चाहिए कहाँ पे, इंडिया में। तो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी आती है, ईसीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कौन सा सेक्शन है, 2 सबसेक्शन नंबर 44। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दिया है मैंने, ऑपरेटर जनरल टर्म में ईसीओ बोलते हैं हम लोग। Electronic commerce means the supply of goods or services or both, including the digital products over digital or electronic network. Swiggy, Zomato, Amazon, Flipkart, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। The aforementioned definition of the term e-commerce is too narrow and confusing since goods and services cannot be supplied over the digital or electronic network. It may be one of the component in either the chain of procuring the order or making the payment. ये जो हमारी ऊपर की डेफिनेशन दी है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की, मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग द डिजिटल प्रोडक्ट ओवर द डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ये क्या था कि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती थी, क्योंकि कोई जो भी तुम्हारे अमेजोन है कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करता, या फ्लिपकार्ट है, मतलब अभी शायद कुछ कुछ चीजें वो डिजाइन करते हैं बट कंप्लीटली वो डिजाइन नहीं करते। या फिर तुम्हारी जोमेटो से जब तुम कोई ऑर्डर प्लेस करते हो खाने का, जोमेटो के अपने तो रेस्टोरेंट और किचन तो है नहीं, उन्होंने बस एक कोलैबोरेट किया उनसे कि लाइक हाँ ठीक है, हमारे यहाँ आप मेरे थ्रू आपके यहाँ ऑर्डर जाएगा, आपको सर्टेन % ऑफ कमीशन में आप मुझे दे देना। तो वही चीज इस लाइन में डिफाइन की गई है कि ये काफी कंफ्यूजिंग हो गया था, क्योंकि कोई भी तो इलेक्ट्रॉनिक तो तुम्हारा ये वेबसाइट्स है, ये लोग कोई भी ऑर्डर बनाते नहीं थे, मतलब मैन्युफैक्चरर नहीं थे, ये जनरली क्या करते थे, एक मिडिल मैन की तरह वर्क करते थे। तो ये एक तरह से कंपोनेंट जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाले होते हैं, ये तुम्हारे लिए एक एज अ मिडिल मैन वर्क करते हैं, जो तुम्हारे किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके तुम्हें जब तक तुम्हें रिसीव नहीं हो जाती उसके बीच में, या फिर पेमेंट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वहां पे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को समझाया, यहाँ पे क्या समझा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर को। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 45। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मींस एनी पर्सन who owns, operate or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce. Whereas the term electronic commerce as per section 2 subsection 44 means that the supply of goods or services or both, including the digital product over digital or electronic network. तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, मैनेजर और या फिर ऐसे जो पर्सन जो ओन करते हैं किसी भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को, जो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की फैसिलिटी क्या थी हमारी, जो ऊपर वाले सेक्शन में डिफाइन थी, सप्लाई करना किसी भी गुड्स और सर्विस की डिजिटल प्रोडक्ट की या फिर डिजिटल वे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स को यूज करके। Services such as provided by Uber, Ola are also covered within the definition of e-commerce operator. ठीक है, examples. Section number 2, subsection number 52. क्या डिफाइन करता है हमारे गुड्स को, याद आ रहा है ये वाला हमने पहले। In accordance with the article 366 12
of the Constitution of India, the term goods include all the material commodities and articles. As per Section 252 of the CGST Act, the term good means every kind of movable property and includes actionable claim, growing crops, grass, and the things attached to or the forming the part of the land which are agreed to be served before the supply under the contract of the supply. But it does not include money and security. Does not include securities and money. दूसरी तुम्हारी क्या है डेफिनेशन? इनपुट. सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 59. Input means any goods other than the capital goods used or intended to be used by the supplier in the course or furtherance of the business. Input क्या होता है? जब हम कोई चीज लगा रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हम मैन्युफैक्चर करने में जो हम परचेज करके सपोज ये मैंने पेन बनाई, ठीक है, तो मुझे इसके लिए बॉडी में जो भी मेटल या जो भी मटेरियल यूज हुआ है, मैंने भी तो किसी से लिया होगा ना, तब ना ये पेन बनी होगी. तो जो मैंने मेटल यूज किया ये मेरा क्या हो गया? इनपुट. ठीक है, इसमें इनपुट का क्या मतलब हुआ? कोई भी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो तुम मशीनरी वगैरह यूज करते हो वो, उसको छोड़ के जितनी भी चीजें तुम्हारा सप्लायर किसी बिजनेस तुम्हारे बिजनेस में यूज करते हैं, हम उसे बोलते हैं क्या? इनपुट. Whereas the term good includes all the goods, whether of not use in the purpose of the business, the term input has been confined to those goods which are used by the supplier in the course of business and other than capital goods. जो तुम्हारे गुड्स की डेफिनेशन है उसमें कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कोई भी मतलब जो भी चीजें तुम ला रहे हो गुड्स के नाम पे वो बिजनेस में यूज हो रही है या नहीं, ये कहीं डिफाइंड नहीं है. बट जब तुम इनपुट की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो भी तुम गुड्स या कोई भी चीज जो ला रहे हो वो तुम्हारे बिजनेस में यूज होनी चाहिए. नेक्स्ट क्या हमारा? इनपुट टैक्स. सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 62. In CGST, IGST, SGST charged on any supply of goods and services or both paid by him on the forward charge. The CGST, IGST, SGST charged on reverse charge basis. The IGST charged on import of goods. And input tax, however, does not include the tax paid under the composition. तो तुम्हारा जो इनपुट टैक्स होगा, तुम जितनी भी पेमेंट कर, इनपुट टैक्स समझ रहे हो ना, जब तुम कोई चीज परचेज करके लाते हो और जो उस पर टैक्स पे करोगे उसे क्या बोलेंगे आप? इनपुट टैक्स. उसमें तुम जितना भी सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जो भी पे करोगे, चाहे फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पे, चाहे रिवर्स चार्ज के बेसिस पे, या फिर तुम जो आईजीएसटी पे करोगे इम्पोर्ट पे, वो सब हमारा क्या होता है? इनपुट टैक्स. बट ये क्या इंक्लूड करेगा? जो टैक्स तुमने कॉम्पोजिशन लेवाई के टाइम पे किया. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. सेक्शन नंबर section number 2 subsection 61. The term input service distributor means an office of the supplier of goods or services which receive the tax invoice toward the receipt of input services, issues as prescribed document for the purpose of distributing the credit of CGST, SGST, IGST paid on the said services to the supplier of taxable goods and services having the same pen as that of the office referred to the above. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को समझना. तो बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जैसे तुम्हारी जियो है, जियो की कंपनी है, जियो के सिम प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, ठीक है, उनकी पूरे इंडिया में ब्रांचेस होंगी, पर एक तो कोई हेड ऑफिस होगा उनका जो बेसिकली सारे इनवॉइसेस रिसीव करता होगा, जो सारी पेमेंट करता होगा. पेमेंट हर ब्रांच के उस पर होती है, ठीक है, बट मेन एक हेड ब्रांच जो होती है वो तुम्हारा जो भी पेमेंट करते हैं पर्टिकुलर ब्रांच, तो ब्रांच के हेड में जाएगी. बट जो मेन ब्रांच होगी वहां पे सारे जितने भी आईटीसी के क्रेडिट्स होंगे वो उनके पास जाएंगे, ठीक है. तो तुम्हारी हेड ब्रांच होती है ना, वो तुम्हारी कहलाती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है. कि लाइक जो तुम्हारी हेड ब्रांच है के पास जब तुम्हारा आईटीसी का क्रेडिट आता है सारे ब्रांचेस का,
तो वो सबको उसके क्रेडिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। फॉर द पर्पस distributing the credit of CGST, SGST, IGST input service distribution shall be deemed to be a supplier of the service। यानी कि जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता है कि तुम्हारे जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहां से वो पर्टिकुलर सर्विस नहीं प्रोवाइड की गई होगी, तुम्हारे 10 ब्रांच है उसमें सिर्फ 5 नहीं की होगी, तो जितना भी तुम्हारा हेड ब्रांच को जाएगा तुम्हारा क्रेडिट, वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर जो 5 ब्रांच ने एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड की होगी उनको क्रेडिट देगी, ना कि उन बाकी 5 को जिन्होंने कोई सर्विस वैसी प्रोवाइड नहीं की होगी, ठीक है। ये नहीं कि मेरी ही ब्रांच है तो मैं सबको आरटीसी का क्लेम वो कर दूं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। समझ में आया ना। Intermediary. Section number 2, subsection number 13. Intermediary means a broker, agent, or any other person by whatever name called who arranges or facilitates the supply of goods or services or both between the two or more persons, but does not include a person who supplies such or goods or service by his own account. Intermediary has been used for the purpose of location of place of supply and of place supply of services। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो तुम्हारे इंटरमीडिएटरीज, तुमने होलसेलर सुना है किस तरह से एक्ट करता है, इंटरमीडिएट की तरह बीच में, ठीक है। वो ना तो मान लो किसी मेडिसिन का होलसेलर है, ठीक है, वो तो प्रोड्यूस नहीं करता ना, बट अगर कोई मेडिसिन दिल्ली में प्रोड्यूस हो रही है तो वो हर पूरे स्टेट में कैसे जाएगी, इंटरमीडिएटरीज के पास जाती है, वो फर्दर उसको वो करते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएटरीज वो होता है जो बीच का तुम्हारे लिए एक तरह से मिडिल मैन एक्ट करता है, सारी सप्लाईज को पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। जो भी बिजनेस है वो रन करेगा अपने नाम पे, बट जो प्रोडक्शन है वो उसके खुद के नाम पे नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशन हमारी आ गई, जॉब वर्कर। जॉब वर्कर सेक्शन नंबर क्या है हमारा, 2, सबसेक्शन नंबर 68। जॉब वर्कर मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन goods belonging to another registered person, and expression job worker has been constructed accordingly। जॉब वर्कर कौन होते हैं ये भी मैंने बताया पहले वाली क्लासेस में। जॉब वर्कर वो होते हैं जो जिनका कोई मेन बिजनेस नहीं होता, मेन बिजनेस इन द सेंस कि वो तुम्हारे सेमी फिनिश्ड गुड को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे, वो उनका मेन बिजनेस नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होंगे एक तरह, ठीक है। और ना वो रजिस्टर्ड होते हैं, अगर इवन इफ वो रजिस्टर्ड होंगे के लिए टैक्स वो उस पे देंगे जो सप्लाई उन्होंने अपार्ट फ्रॉम तुम्हारे वाली सप्लाईज की होंगी, यानी कि मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट वाली जितनी सप्लाईज वो अपने बेसिस पे कर रहे होंगे उन पे वो जीएसटी पे करेंगे, बट जितने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में वो सप्लाईज करेंगे उन पे वो जीएसटी पे नहीं करेंगे। उसे हम सप्लाई भी कंसिडर नहीं करते, अगर वो 1 साल के बाद अगर उसके पास रह गई तब हम उसे डीम्ड सप्लाई कंसिडर करते हैं, ठीक है। It is a pertinent to the note that the definition of the term manufacturer and the job worker might be overlapping, where the job worker result into the emergence of a new product would also be considered as a manufacturer। तुम्हारा जो जॉब वर्कर है वो भी तो मैन्युफैक्चरर कहला सकता है, क्योंकि वो भी तो किसी प्रोडक्ट को कंप्लीटली डिजाइन करके दे रहा है, ठीक है। But the legislature should have made the distinction clearly because of the activity of job worker has been treated as a service under the GST। जॉब वर्कर जो एक्टिविटी कर मतलब जो भी फंक्शन करता है उसे हम सर्विस में कंसिडर करते हैं, ना कि गुड्स में, और मैन्युफैक्चरिंग जब भी होगी वो किस में जाएगी, गुड्स में जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मान लो तुमने मान्यवर के शोरूम में गए, तुम्हें कोई पर्टिकुलर फैब्रिक पसंद आया, तुमने वहां पे बोला मुझे स्टिच करके चाहिए आपके पास, ठीक है, तो वो अपने टेलर को देते हैं, तो जो टेलर है वो जॉब वर्कर हुआ, ना वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है कम्प्लीटली, ना उसका अपना फैब्रिक लग रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसे, मान्यवर को, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा जॉब वर्कर हो गया, उसने ना तो गुड कम्प्लीटली प्रोड्यूस किया, ना उसका कोई कैपिटल लगा, ना उसका कुछ, और ना वो रजिस्टर, अगर वो मान लो वो रजिस्टर्ड है भी और उसने ये इनका मान्यवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसे जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सप्लाई, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर
72 means a processing of a raw material or input in any manner that result in the emergence of a new product having a distinct name, character and use, and then the term manufacturer shall be constructed accordingly. मैन्युफैक्चर का मीन्स क्या होता है, कोई भी ऐसे रॉ मटेरियल को किसी भी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना या किसी न्यू प्रोडक्ट में. इसको तो एक्सप्लेन करने की ऐसी कोई सबको ही पता है. Under the CGST Act, the concept of manufacturer is irrelevant since it is a tax on supply of goods and services. CGST Act के थ्रू अगर देखें तो ये काफी irrelevant concept हो जाता है मैन्युफैक्चर का, क्योंकि हमारा GST किस पे लगता है, सप्लाई पे, ना कि मैन्युफैक्चरिंग पे. नेक्स्ट क्या हमारा, मार्केट वैल्यू. सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 73. मार्केट वैल्यू शेल मीन्स full amount which a recipient of supply is required to pay in order to obtain the good or service or both of like kind and a quality at or about the same time and at the same commercial level. मार्केट वैल्यू का मतलब किसी भी चीज की कोई वैल्यू, तुम ये बॉटल खरीदने, सपोज ये तुम बॉटल खरीदने जा रहे हो, ठीक है, जब तुम खरीदने जाते हो तो इस पे एमआरपी लिखी होती है. मैं कौन हूँ, रिसीवर, जो मैं इस पे अमाउंट पे करूंगी उसकी मार्केट वैल्यू हो गई, ठीक है. वेयर द रेसिपिएंट एंड द सप्लायर आर नॉट रिलेटेड, ना सप्लायर का मुझसे कोई रिलेशन है ना मेरा रेसिपिएंट से. Mercantile agent. In accordance with the section 2 subsection 9 of the Sale of Goods and Service Act mercantile agent means an agent having in its own customary course of business as such agent authority either to sell the goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy and raise money on security of goods. Non-taxable supply. Section number 2, subsection number 78. Non-taxable supply means the supply of goods or services or both which is not liable to tax under this act or under GST Act. Non-taxable supply is different from the exempt supply. The former compromises of supply of specified petroleum product and alcoholic liquor for human consumption, which is outside the scope of GST. नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है जिन पे टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर कंजम्पशन जिस पे टैक्स लगना ही नहीं है. आउटपुट टैक्स. सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 82. Output tax in relation to a taxable person means the tax chargeable under the CGST Act on a taxable supply of goods or services or both made by the supplier or by his agent but exclude tax payable by him on reverse charge basis. हम क्या एक्सक्लूड करते हैं आउटपुट टैक्स में, रिवर्स चार्ज की चीजों को, ठीक है, और जितनी भी तुम्हारी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर तुम जितनी भी सप्लाईज करोगे उसे हम इंक्लूड करते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्कोप ऑफ आउटपुट टैक्स इज कन्फाइंड टू द CGST only, whereas input tax includes CGST, IGST and SGST. Place of business. Place of business includes section number 2 subsection number 85. Place of business include a place from where the business is ordinarily carried on and include warehouse or godown or any other place where taxable person store his goods, supplies or receive the goods or services or both. A place where taxable person maintain his book of accounts or a place where a taxable person is engaged in a business through an agent or by whatever name called. Place of business कहाँ होगी, क्या होगी हमारी, जहां से हम बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर हम जहां पे अपना स्टोर करते हैं गुड्स को, ठीक है. प्लेस ऑफ सप्लाई. Section number 2, subsection number 86. Place of supply means the place of supply as referred to the Chapter 5 of the Integrated Goods and Service Tax Act to decide whether the particular supply is an interstate supply or intrastate. One has to be referred the
provision contained under the IGST Act in respect of the determining the place of supply. प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है तुम्हारा कि पर्टिकुलरली गुड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है या कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो है ना तुम्हारा, ये नेक्स्ट आई गेस सेकेंड यूनिट में तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक है, उसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 89. Principal place of business means the place of business specified as the principal place of business in the certificate of registration. If a person has more than one place of business in a state, he will be designated one of the place as a principal place of business. जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है ना, जहाँ उस पे जो तुम्हारा मेन एड्रेस दिया होता है वो तुम्हारा प्लेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, ठीक है। तुम एक ही स्टेट में 10 जगह से काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस तो कोई भी हो सकता है, जहाँ तुम्हारा एक जगह गोडाउन हो सकता है, एक जगह तुम्हारा ऑफिस हो सकता है, एक जगह तुम रिसीव कर रहे होते हो गुड्स, ठीक है। बट प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो हम सबको कंसिडर करेंगे नहीं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ एक ही होगा जो तुम्हारे सर्टिफिकेट में जहाँ का एड्रेस दिया होगा। प्रिंसिपल सप्लाई section number 2 subsection number 90. Principal supply means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of an composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary. Principal supply जो main supply हुई हमारी, तुमने टीवी और रिमोट खरीदा तो तुम्हारी प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? टीवी। मेन अमाउंट तुम हायर अमाउंट उसके लिए पे कर रहे हो, तुम्हारा टैक्स किस पे लग रहा? तुम्हारी प्रिंसिपल सप्लाई पे लगी, ठीक है। और एसी खरीदने का, एसी के साथ तुम्हारी वारंटी मिलती है, उसके साथ रिमोट मिलता है, तो वो क्या हो गया? प्लेस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई तुम्हारी क्या हो गई? एसी। रजिस्टर्ड पर्सन means a person who is registered under this act but does not include a person who having the unique identification number. रजिस्टर्ड पर्सन जो तुम्हारे इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है और बट इंक्लूड नहीं करेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन वालों को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 225 सबसेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट, following person shall be granted unique identification number for such purpose in a refund of taxes on the notified supplies of goods or services or both received by them as may be prescribed. Any specialized agencies of the United Nations Organization or any multilateral financial institution organization notified under the United Nations, ये जितने भी है ना यूनाइटेड नेशन वाले और ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको मिलता है क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब हम रजिस्टर्ड पर्सन को मतलब लाइक डेफिनेशन देखेंगे तो हम इन्हें क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं उस टाइम पे। consulting on embassy of foreign countries and any other person or class of person as may be notified by the commissioner. जितने तुम्हारे एम्बेसीज के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, अगर ये इन्हें हम रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन से बाहर हटा देते हैं। Recipient section number 2 subsection number 93. Recipient of supply of goods or services or both means that the consideration is payable for the supply of goods or services. The person who is liable to pay the consideration where no consideration is payable for the supply of goods and services, the person to whom the goods or services are delivered or made to be delivered, to whom possession or use of the good is given or made available. For the supply of services, the person to whom the service is rendered, any reference to a person to whom a supply is made shall be constructed as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as a such on behalf of the recipient, relation of the goods and services or both to be supplied. तो जो हमारा रेसिपेंट होता है वो कौन होता है? वो जो हमारी कंसिडरेशन पे करेगा, जिसके पास एक्चुअल सप्लाई जाएगी वो, एंड जिसके पास भी गुड्स या किसी भी चीज का पोजेशन जाएगा वो। नेक्स्ट क्या है हमारी डेफिनेशन? सर्विस। Section number 2 subsection number 102. The term service means anything other than
गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, इन्हें हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड करते हैं सर्विस की डेफिनेशन से। और सर्विस में हम क्या इंक्लूड करेंगे, एनीथिंग। However, as per the definition, the term service in activities relating to the use of money or it conversion, और इंक्लूड क्या क्या करते हैं सर्विस की डेफिनेशन में, मनी की कन्वर्जन को इंक्लूड करते हैं। मनी को हमने एक्सक्लूड किया है, पर मनी के कन्वर्जन को हम क्या करते हैं, इंक्लूड। जैसे तुमने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे जो लोग बाहर से आते हैं उनके पास तो डॉलर्स होते हैं, उनके पास तो इंडियन रुपी होता नहीं है, वो पासपोर्ट ऑफिस के पास या फिर किसी एयरपोर्ट्स पे जाके उसको कन्वर्ट करवाते हैं। वो लोग ये कन्वर्जन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम सर्विस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। Thus, the exchange of currency from one denotation to another has been considered as a service. In to other defined in the widest sense, everything which is not good is defined as a service. तो हमारी सर्विस क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे, मीन्स एनीथिंग बट एक्सक्लूड्स क्या, गुड्स, मनी एंड द सिक्योरिटी। बट मनी को तो हम एक्सक्लूड करते हैं, पर जो मनी का कन्वर्जन करवाते हैं उसे हम इंक्लूड करते हैं सर्विस की डेफिनेशन। सप्लायर, section number 2, subsection number 105. Supplier in relation to any goods and services or both shall mean a person supplying the said goods or services both and include an agent acting as such on behalf of the such supplier in relation to the goods or service or both supplied. सप्लायर कौन होता है, किसी भी चीज की जो सप्लाई प्रोवाइड करेगा, और सप्लायर की डेफिनेशन में हम एजेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं जो उसके बिहाफ में वर्क करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई, section number 2, subsection number 108. Taxable supply means a supply of goods or services or both which is levied to a tax under this act. Both of goods or services are considered as a taxable supply and categorized as a zero rated supply. किसी भी टैक्सेबल सप्लाई को हम किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जिसपे तुम्हारा जीएसटी एक्ट लगेगा, जिसपे तुम्हारे टैक्सेस लेवाइड होंगे, हम क्या बोल देंगे, टैक्सेबल सप्लाई। इसमें हम एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट और इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं, इवन जीरो रेटेड सप्लाई को। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, section number 2, subsection number 119. The term work contract means a contract wherein the transfer of property in goods, whether goods as whereas the goods or in some other form is involved in the execution of such contract for building, construction and fabrication, completion, erection and installation, fitting out, the improvement, modification, repair and maintenance and renovation, alteration or commissioning of any immovable property. The term work contract under the CGST Act has been confined only to the immovable property and does not extend to the movable property. जो तुम्हारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये तुम्हारे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगेगा और मूवेबल पे नहीं लगेगा। और तुम्हारा इसमें जैसे किसी भी बिल्डिंग का रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन होगा, ये सारी चीजें आती है। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क in a relation to the movable property, example printing contract, fabrication of garments, installation of grill gates and windows, denting and painting of the cars, etc., would either be considered as a composite supply or a mixed supply, depending upon the fact that the case work contract have been treated as a service under the CGST Act. तो मतलब जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम सर्विस की तरह कंसिडर करेंगे। इसमें सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की चीजों को हम कंसिडर करते हैं, मूवेबल को नहीं कंसिडर करेंगे। यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 130. Usual place of residence means in case of an individual, the place where he ordinarily resides. In other case, the place where the person is incorporated, otherwise legally constituted.
प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या हो गया तुम्हारा, जहाँ पे या तो तुम नॉर्मली रहते हो या फिर तुमने किसी कहीं पे उसकी लीगल मतलब लाइक लीगली तुम्हारा उसने कुछ तुमने बनाया है, जैसे ऑफिस वगैरह बनवाया हुआ, तो proper officer in relation to any function to be performed under this act mean a commissioner or the officer to the central tax who is assigned that the function by the commissioner the board. Important. Adjudicating authority. Section number 2, subsection number 4. Any authority appointed or authorized to pass any order or decision under this act but does not include the adjudicating authority में कोई भी ऐसे मतलब लाइक बस ऐसी कोई भी अथॉरिटी को इंक्लूड करेंगे जो अपॉइंटेड या ऑथराइज टू पास एनी मतलब लाइक कोई भी डिसीजन या कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए इस ऑर्डर के अंदर आती हैं, बट इनको एक्सक्लूड करते हैं किसको हम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, द रिवीजन and authority, the authority of advance ruling, appellate authority of advance ruling, appellate authority and the appellate tribunal. इन्हें हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड. बट किसी भी ऐसे इंसान को हम अपॉइंट कर रहे हैं या फिर किसी को भी हम ऑथराइज कर रहे हैं कि तुम हमारे इस एक्ट के थ्रू ऑर्डर पास करो या फिर कुछ भी करो, तो हम उससे क्या बोलेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बट एक्सक्लूड कर देंगे सीबीआईसी और इन सब चीजों इन लोगों को. ड्रॉबैक. Section number 2, subsection number 42. Drawback in relation to any goods manufactured in India and exported means the rebate of duty, tax, cess chargeable on any imported inputs or any domestic input or input service used in manufacture of such goods. Quarters like a period comprising of 3 consecutive calendar months ending on the last day of the March, June, September, December of the calendar year. क्वार्टर्स पता है ना, वो लाइक वो वाले कितने क्वार्टर होते हैं एक ईयर में, वो वाले कॉन्सेप्ट से वो वाले क्वार्टर को डिफाइन किया, ये भी रेलेवेंट है. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर द आईजीएसटी एक्ट 2017. appropriate state in relation to a taxable person means that a state where he is registered or liable to be registered under the section under section 23 of Central Goods and Service Tax Act. Explanation for this purpose of this act is state includes union territory with legislature. जहाँ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ होगा जिस पर्टिकुलर स्टेट में, उसको वो डिफाइन किया गया और तुम्हारे डेफिनेशन में, हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं. कस्टम फ्रंटलायर्स ऑफ इंडिया. सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 4 means the limit of an area of a custom station as defined in the section number 2 of the Custom Act 1962, in which imported goods are ordinarily kept before the clearance by the custom authorities. कस्टम भी नहीं पूछने वाला है तुमसे. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स with its grammatical variation and cognate expressions means taking of goods out of India to a place outside India. इंडियन गुड्स को जब हम इंडियन बाउंड्रीज के बाहर ले जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे गुड्स का. वहीं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तुम्हारा किस में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 6. मींस द सप्लाई ऑफ एनी सर्विस व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया and the recipient of the service is located outside the India. The place of supply of service is outside India. The payment of such service has been received by the supplier of a service in a convertible foreign exchange. And the supplier of service and the recipient of the service are not merely the establishment of the distinct person. तो तुमने जो सर्विस प्रोवाइड की है बाहर जाके, तुम्हारी खुद की स्टैब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए. यानी कोई तुमने बाहर कंपनी खोल के रखी है और तुम रहे इंडिया में रहो और तुम वहां जाके कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसे हम कंसिडर नहीं करते एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में. ठीक है. फिक्स स्टैब्लिशमेंट. सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 8 means a place other than the place of business which is characterized by the sufficient degree or permanence and suitable structure in terms of human and technical resource to supply service or to receive and use services for its own.
फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि तुमने कोई एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करके रखी हो. Import of goods, section number 2 subsection 10, with its grammatical variation and cognate expression, means bringing the goods into India from a place outside India. कोई भी चीज तुम बाहर से ला रहे हो, कोई भी कुछ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट. इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 11, means a supply of any service where the supplier of service is located outside India and the recipient of service is located in India, and means a broker, agent, or any other person by whatever name is called. The place of supply of services in India, यानी कि तुमने कोई सर्विस रिसीव की है, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला सप्लायर है वो बाहर का है, और जहाँ रिसीव हो रही है वो कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है. ठीक है. इंटरमीडिएटरी मैंने बता दिया. आईजीएसटी देख लो. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 14, आईजीएसटी मीन्स tax levied under this act on the supply of any goods or services in the course of interstate trade or commerce. In relation to a taxable person, means the IGST integrated goods and service tax, including that on import of goods, central goods and services tax, or state goods and services tax, as the case may be, charged on any supply of goods and services to him. आईजीएसटी मैंने इससे पहले वाली क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया था, मुझे नहीं लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट फिर भी कैसे शॉर्ट उसमें. आईजीएसटी कब लगता है? जब हम कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं. ठीक है. इंटरस्टेट या लाइक डिफरेंट यूटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई कर रहे होते हैं तो लगता है. नेक्स्ट क्या है हमारा? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ द सर्विस, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 13, where a supply is received at a place of business for which registration has been obtained, the location of such place of business where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained, that it is to be, say, a fixed establishment, elsewhere the location of such fixed establishments. In absence of such place, the location of usual place of residence of the recipient. तुमने कहाँ सर्विस रिसीव की है उसकी डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सारी चीजें हम प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अभी जब सेकेंड यूनिट में आएगा तो अच्छे से देखेंगे. इसमें एक्चुअली समझ में भी नहीं आएगा, मैं डिफरेंट तरह से उसको. लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 18, वेयर द सप्लाई इज मेड फ्रॉम, वो हमारा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? रिसीवर के. ही हमारा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? सप्लायर के. Where the supply is made from the place of business from which registration has been obtained, the location of such place of business, whereas a supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained. That is to say, a fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment. In absence of such place, the location of the usual place of residence of the supplier. एनबीएफसीज यानी जनरली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? एनबीएफसीज. कंपनी लॉ में तुमने पढ़ा होगा या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 19, a financial institution which is a company, a non-banking financial institution which is a company and which has its principal business receiving of deposit. का principal business क्या होता है? Receiving of deposit under any scheme or arrangement in any other manner, or lending in any other manner, or such other non-banking institution or class of such institution as the Reserve Bank of India may, with the previous approval of the central government and the by way of the notification of official gazette specifies. तो तुम्हारी एनबीएफसीज हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होगा? ये किसी भी तरह से तुमसे डिपॉजिट ले रही होती है या फिर तुम्हें लैंडिंग कर रही होती है. तुम कहोगे सिमिलर चीज तो ये बैंक के थ्रू भी करती है, बट बैंक भी करता है. बैंक किसके थ्रू गवर्न होता है? इंडियन बैंकिंग एक्ट के थ्रू.
बट ये किसके थ्रू गवर्न होती है? आरबीआई के। इनके काफी डिफरेंसेस है, आई गेस तुमने पढ़ा होगा तो तुम। प्लेस ऑफ बिजनेस अभी हमने देखा था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 23, it shall have the meaning assigned to its clause. Section number 2, the Special Economic Zone Act 2005. SEZ डेवलपर, SEZ का क्या मतलब होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, मतलब SEZ का फुल फॉर्म। Section number 2 subsection 24 means a person who or a state government which has been granted by the central government a letter of approval and includes the authority and co-developer as defined under the Zones Act 2005. किसी भी पर्टिकुलर वेकेंट लैंड, वेकेंट एरिया, जो जैसे एरियाज जो होते हैं जहाँ पे ना एग्रीकल्चर हो रहा है ना पे कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पे ऐसी जगहों को जनरली गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है SEZs। वहाँ पे बहुत सी अथॉरिटीज या स्टेट खुद वहाँ पे यूनिट सेटअप्स करती है ताकि वो एरिया पर्टिकुलर डेवलप हो सके, तो हम बोलेंगे SEZ। टूरिस्ट, सेक्शन नंबर 2 subsection 27 means a person not normally resident in India who enters India for a stay or not more than 6 months for legitimate and not immigration purpose. टूरिस्ट कौन होते हैं? जो बाहर वाली कंट्री से हमारी कंट्री 6 महीने तक ही रहे, उससे ज़्यादा अगर रहेंगे वो मतलब लाइक कंसिडर करने लगते हैं इंडियन ही, या फिर उनके ऊपर और भी लाइक तुमने इनकम टैक्स में आई गेस पढ़ा, और तुम्हारे वो जो टैक्सेबल पर्सन होंगे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट वाली कैटेगरी वो एम्प्लॉय हो जाएगी इस पर, ठीक है, अगर 6 महीने से ज़्यादा रहेंगे। आउटपुट टैक्स, आई गेस ये भी तो बता पहले मैं बोल दे रही हूँ। Output tax section number 2 subsection number 27 in a relation to a taxable person means IGST chargeable under the tax supply of goods and taxable supply of goods and services or services made by him or by his agent, include the tax payable by him on the reverse charge basis. मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रिवर्स चार्ज बेसिस को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। जनरली सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज ही इंक्लूड होता है, चाहे तुम टर्नओवर के कॉन्सेप्ट, सॉरी टर्नओवर कह रही, आउटपुट टैक्स में देखो, और भी मैंने 2-3 बताया था जहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज को ही सिर्फ इंक्लूड करते हैं, रिवर्स चार्ज को हम एक्सक्लूड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।